Hello students, welcome to my channel. Today in the second session of Economic Reform 1991 we'll study about privatization. Privatization का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, सपोज अपन कोई बिजनेस लगा रहे हैं या इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं तो हम क्या कंसिडर किए जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर के लोग। तो हाँ, गवर्नमेंट ने 1991 की पॉलिसी के अकॉर्डिंग सारी सेक्टर्स को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया था, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। प्राइवेटाइजेशन इज द जनरल प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर इनटू ओनरशिप। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है, जो पब्लिक सेक्टर्स को कन्वर्ट करना धीरे 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 किस में, प्राइवेट सेक्टर्स में। ओनरशिप किसको देना, गवर्नमेंट की ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर को देना इज कॉल्ड व्हाट, प्राइवेटाइजेशन। सो गवर्नमेंट कंपनीज कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट, किस तरह से प्राइवेट में किया, बाय विड्रॉवल ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट बाय प्राइवेट। ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों ही जो पहले गवर्नमेंट कर रही थी, अब वो किसको, किसके हाथ में दे दी गई, प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ में दे दी गई। फिर सेलिंग, पूरा का पूरा जो पब्लिक सेक्टर का बिजनेस है वो बेच दिया जाता था जनरल पब्लिक को, ताकि वो लोग उसे खरीद ले और फिर उसे मैनेज कर सके, या स्पेशलाइजेशन या एफिशिएंसी आ जाए। तो गवर्नमेंट ने या तो अपने बिजनेस को बेच दिया, अगर बेचा नहीं तो उसकी मैनेजमेंट, जो भी ओनरशिप और उसमें काम करने का जो मैनेजमेंट सिस्टम है, वो सब का सब क्या कर दिया था, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में कर दिया था। डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट नहीं करना कहलाता है डिसइन्वेस्टमेंट। तो पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट कंपनीज ने डिसइन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था, अपनी धीरे धीरे अपने बिजनेसेस को पब्लिक को बेचना शुरू कर दिया था, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, डिसइन्वेस्टमेंट। खुद पैसा नहीं लगा रहे, वो क्या कर रहे हैं, जो भी पैसा उन्होंने लगाया है वो प्राइवेट सेक्टर को बेच रहे हैं, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, डिसइन्वेस्टमेंट, सेलिंग ऑफ द पार्ट ऑफ इक्विटी टू जनरल पब्लिक। फिर प्राइवेटाइजेशन में और क्या है, गवर्नमेंट ने दूसरा काम क्या करना शुरू किया, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर्स को एनकरेज करना शुरू किया, हेल्प करना शुरू किया। गवर्नमेंट ने एक और काम किया, उन्होंने फ्री कर दिया द इनफ्लो ऑफ एफडीआई। व्हाट डू यू मीन बाय एफडीआई? एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मीनिंग, फॉरेन कंपनीज अपने कंट्री में आकर, इंडिया में आकर अपने बिजनेस को लगा सकती है, उसे कहते हैं एफडीआई या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अपने कंट्री के लोग तो बिजनेस कर ही रहे हैं, बट गवर्नमेंट ने ये छूट भी दे दी कि दूसरे कंट्री के बिजनेसमैन भी हमारे कंट्री में अपना बिजनेस लगा सके। दैट इज कॉल्ड एज अ प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन ऑफ FDI। मोटिवेटेड बाय गिविंग स्पेशल स्टेटस, और दूसरा किस तरह से मोटिवेट किया, जो भी अच्छे अच्छे बिजनेसमैन हैं, जो भी अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट है, उन्हें कुछ स्पेशल डिग्निफाइड नाम देके, जैसे महारत्नास देके, नवरत्नास, ये क्या थे, एक टाइटल्स थे जो अच्छे बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट को दिए जाते थे, ताकि दूसरे और इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या हो सके, मोटिवेट हो सके अपने बिजनेस को लगाने के लिए और अपने बिजनेस को एफिशिएंट करने के लिए। सो ये सारी चीज़ें की गई किसके अंदर, प्राइवेटाइजेशन के अंदर। अब हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का सिंपल मीनिंग है कि दूसरे कंट्रीज़ के साथ हम लोग इजीली बिजनेस को कर सके विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, उसे क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का डिटेल मीनिंग पढ़ते हैं। इज अ प्रोसेस एसोसिएटेड विथ इंक्रीजिंग ओपननेस, ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, डीपनिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। जिस तरह से हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट के साथ बिजनेस करते हैं, यानी राजस्थान और
मुंबई ले लेते हैं, तो महाराष्ट्र ले लेते हैं, जो राजस्थान और महाराष्ट्र के बीच में जो बिजनेसेस जिस तरह से चल रहे हैं उसी तरह से ओपन माइंड रहकर मिलजुल कर हम किसी और कंट्री के साथ में बिजनेस करें, इकोनॉमिक पर्पस के लिए साथ हो जाएं, उसे हम क्या कह रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन। सो इंटीग्रेशन बिटवीन द टू कंट्रीज, दो कंट्री का मिलना किस वजह से, इकोनॉमिक पर्पस, पैसों की वजह से, इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन के वजह से किस तरह का रिफॉर्म्स आए वो हम पढ़ते हैं। पहला रिफॉर्म था इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इक्विटी लिमिट पुराने ज़माने में या जब एफडीआई था तब ये था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट 40% हो सकता है। 1956 की जो पॉलिसी कहती थी वहाँ पर ये था फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सकता है, पर कितने तक, 40% फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। बट आफ्टर दिस पॉलिसी, आफ्टर ग्लोबलाइजेशन क्या कर दिया, 40% को इंक्रीज करके, एरो ऊपर का जा रहा है ना, तो उसका मतलब क्या होता है, इंक्रीज। कितने से इंक्रीज कर दिया, 51 to 100%। सारे इन्वेस्टमेंट फॉरेन कंट्रीज़ के बिजनेसमैन फ्री है अपने यहाँ पे किसी भी तरह का बिजनेस लगाने के लिए। दैट इज कॉल्ड व्हाट, इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लगा दिया गया। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इज एन इम्पॉर्टेंट एक्ट विच वॉज imposed by the government, that is called as a what, FEMA. Partial convertible, what do you mean by partial convertible? करेंसी जो होती है जैसे कि US डॉलर्स हो गए, अगर हम चाहें तो हमारी रुपीस के बदले में हम US डॉलर्स खरीद सकते हैं। तो कुछ कंट्रीज़ के पैसे हम हमारी कंट्री के पैसे में कन्वर्ट कर सके, US डॉलर्स को कन्वर्ट कर सके इंडियन करेंसी में। इंडियन करेंसी को अगर ज़रूरत पड़ रही है US डॉलर्स में कन्वर्ट करने के लिए तो वो भी कर सके, दोनों तरह से प्रोसेस हो सकता था। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, पार्शियल कन्वर्टेबल। करेंसी को, एक कंट्री की करेंसी को दूसरे कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट कर देना इज कॉल्ड व्हाट, पार्शियल कन्वर्टेबल। किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे सपोज मुझे कि $1 की ज़रूरत है, तो मैंने क्या किया, अगर प्रेजेंट के टाइम से देखें तो $1 की कीमत होती है 68 रुपीज़। तो मैंने 68 रुपीज़ दिए बैंक में, उसके बदले में मैंने $1 ले लिया। तो मैंने क्या किया, मैंने इंडियन करेंसी को US करेंसी में कन्वर्ट कर दिया। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, पार्शियल कन्वर्टेबल। इंपोर्ट, और कौन सी जगह पर क्या काम की वजह से आप अपनी करेंसी को कन्वर्ट कर सकते थे वो बताया, जैसे कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आप कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर रहे हो तो आप करेंसी को कन्वर्ट कर सकते थे। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, आपने किसी फॉरेन कंट्री से उधार ले रखा है और आपको उस कंट्री के करेंसी में पैसे भरने हैं, तो पेमेंट, इंटरेस्ट जो देना है उसके लिए भी आप कन्वर्ट कर सकते थे। मीट द फैमिली एक्सपेंसेस, अगर कोई ऐसा है जो बाहर आपके गया है, कमा के पैसे वहाँ के पैसे कमा के इंडिया में आया, तो उसको राइट है कि वो वहाँ की करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर सके। ये सारा प्रोसेस हो पाया किसकी वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। द नेक्स्ट पॉइंट विल कम टू रिडक्शन इन टैरिफ सिस्टम। ग्लोबलाइजेशन आने के बाद में एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर जितनी भी तरह की कस्टम ड्यूटी, टैक्स जो लगता था, टैरिफ था, वो सब रिड्यूस कर दिया गया, कम कर दिया गया, हटा दिया गया। इसलिए उसे कहते हैं रिडक्शन इन द टैरिफ पॉलिसीज़। विड्रॉवल ऑफ क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन, जो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगे थे क्योंकि इतना इजी नहीं होता था पुराने ज़माने में कि हम फॉरेन
प्रोडक्ट्स को अपनी कंट्री में ला सके। बहुत सारी चेकिंग करवानी पड़ती थी, बहुत जगह पर परमिशन लेना पड़ता था, पर एट द प्रेजेंट वर्ल्ड बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हम किसी भी कंट्री से कोई भी सामान ला सकते हैं विद लेस रिस्ट्रिक्शन, नॉट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन बट लेस रिस्ट्रिक्शंस। लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी, लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी, लॉन्ग टर्म 5 साल के लिए बनाई गई ट्रेड पॉलिसी। सपोज मेरा अपनी कंट्री, इंडिया की कंट्री का यूएस के साथ में ग्लोबलाइजेशन है, तो वो ग्लोबलाइजेशन कितने तक रहेगा? जो संबंध है, जो रिलेशन है, वो किसके वजह से? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। यानी वहाँ की कंट्री का प्रोडक्ट्स मेरे कंट्री में इजीली आ सकते हैं, मेरे कंट्री के प्रोडक्ट इजीली यूएस में जा सकते हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो वो कब तक था? जब 5 साल तक इस रिलेशन को हम मेंटेन कर सके। तो लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी क्या कह रही है कि जो ट्रेड पॉलिसी बनाई गई या जो ग्लोबलाइजेशन लाया था वो बहुत लंबे समय तक था, अप्रॉक्सीमेट 5 समय तक था। अगर मेरा किसी एक कंट्री के साथ जैसे कि यूएस के साथ ग्लोबलाइजेशन हो चुका है इंडिया का, तो वो 5 साल तक फ्री है अपने कंट्री में आने के लिए, बिजनेस लगाने के लिए, वहाँ के लोग यहाँ पर जॉब करने के लिए, अपने इंडियन पीपल वहाँ जाकर जॉब करने के लिए सारे फ्री है, रिस्ट्रिक्शंस इतने नहीं होते हैं। दैट इज कॉल्ड व्हाट? लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। तो ये थे तुम्हारे प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और इससे पहले वाले सेशन में पढ़ा था हमने लिबरलाइजेशन। ये 3 चीज के वजह से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई गई या ये 3 चीज लाई गई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में। और ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज प्रेजेंट में हम इन 3 पॉलिसी की वजह से बिजनेस को बढ़ाए जा रहे हैं, हमारे देश की इकोनॉमी इंक्रीज हो रही है कंपेयर टू पुराने या पिछले ज़माने से। इज इट क्लियर? सो एलपीजी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो ये तीनों आपको समझा दिए। अब हम इसके पढ़ते हैं क्या इसके गुड इफेक्ट है, क्या इसके बैड इफेक्ट्स हैं। ये दोनों पॉइंट्स आपके सामने। द गुड इफेक्ट्स ऑफ एलपीजी, व्हाट? लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, इन 3 का या ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का क्या फ़ायदा हुआ या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स इसके हैं। फर्स्ट इज अ वाइब्रेंट इकोनॉमी। वाइब्रेंट इकोनॉमी का मतलब है कि पहले कहा जाता था सिर्फ एग्रीकल्चरल कंट्री है तो बिजनेस जो है वो सिर्फ एग्रीकल्चर में है, बट आफ्टर दिस पॉलिसी 1991 के बाद में ये हुआ कि हमारे सारे सेक्टर में ग्रोथ होने लगी, धीरे धीरे ग्रोथ बढ़ने लगा, ग्रोथ आने लगा। अब उस ग्रोथ की वजह से हमारे देश का जीडीपी जो एक्सपेक्टेड था, जो टारगेट रेट थी, उससे भी ज़्यादा इंक्रीज हो गया। सो अ वाइब्रेंट इकोनॉमी, सब तरह से हमारे देश में पैसा आने लगा, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो या सर्विस सेक्टर हो। अ चेक ऑन फिस्कल डेफिसिट, मैंने सबसे पहले जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने नीड्स पढ़ाए थे। नीड्स में हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था माउंटनिंग ऑफ फिस्कल डेफिसिट। माउंटनिंग ऑफ फिजिकल डेफिसिट मैंने आपको बताया था कि हमारे खर्चे, हमारे देश के, इंडिया के खर्चे बढ़ रहे थे कंपेयर टू इनकम। अब वो कंडीशन धीरे धीरे सुधर गई थी और हमारी जो डेफिसिट की पोजीशन थी वो कम हो गई। जो पहले 8% थी, एलपीजी आने की वजह से हमारी जो डेफिसिट या जो हमारे खर्चे थे वो कम हो गए थे कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। हमारे एक्सपेंडिचर अगर कम नहीं हुए तो उनको पूरे करने के लिए हम क्या करने लगे थे, हमारे देश में इनकम बढ़ गई थी। सो डेफिसिट पोजीशन सुधर गई, जो पहले बहुत ज़्यादा डेफिसिट कंडीशन थी वो कम हो गई, 8% थी वो गिरकर 5% डेफिसिट रह गई थी। अ चेक ऑन इन्फ्लेशन, अ चेक ऑन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब होता है हर प्रोडक्ट कैसा हो गया है, महंगा हो गया। जब
इंडिया में पैसा ही नहीं था, तब हमको अगर लोन लेना था तो लोन बहुत महंगा मिलता था, ब्याज बहुत ज़्यादा देना पड़ता था। लोन बहुत महंगा मिलना मतलब ब्याज बहुत ज़्यादा भरना पड़ता था। अगर मैं इंटरेस्ट ज़्यादा पे कर रही हूँ तो मैं मेरी इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्ट बना रही हूँ उसकी रेट को उतना ही बढ़ा दूँगी। अगर मुझे लोन कम इंटरेस्ट पे मिलेगा तो मैं फ्यूचर में जो प्रोडक्ट बना रही हूँ उस पर भी कम प्राइस लगाऊंगी। इसी तरह से इन्फ्लेशन का पोजीशन क्या हो सकता है, सुधर सकता है। सो आफ्टर 1991 पॉलिसी जो इन्फ्लेशन था, जो इंटरेस्ट रेट बहुत हाई हो गया था, वो कम कर दिया गया और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट कर सके अपने बिजनेस में। कंज्यूमर सॉवरेनिटी, कंज्यूमर सॉवरेनिटी का मतलब है अब जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग बन रहे हैं, कंज्यूमर के नीड्स के अकॉर्डिंग, कंज्यूमर के हैबिट्स के अकॉर्डिंग, कंज्यूमर के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। पहले तो प्रोड्यूसर जो प्रोडक्ट होता वो बना देते थे और हमें उसे एक्सेप्ट करना पड़ता था, बट इन प्रेजेंट वर्ल्ड बिकॉज ऑफ एलपीजी की वजह से ही अब कंज्यूमर जैसा प्रोडक्ट चाहता है, अपने पसंद का जिस तरह का प्रोडक्ट वो चाह रहा है वैसा मार्केट में आ रहा है। सो कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केट हो गया है, उसको अपन कहते हैं कंज्यूमर सॉवरेनिटी। इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, मैंने आपको बताया कि ग्लोबलाइजेशन में फॉरेन इन्वेस्टमेंट शुरू हो गया था। फॉरेन कंट्रीज़ हमारे देश में आकर बिजनेस कर सकती थी। अगर फॉरेन कंट्रीज़ हमारे देश में आके बिजनेस कर रही तो फॉरेन कंट्री का करेंसी भी हमारे देश में आ रहा था। इसलिए ग्रेजुअली जो फॉरेन रिजर्व हमारे देश में कम हो गया था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, इंक्रीज होने लगा ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। Other countries started doing lots of multinational companies are there in India। इस वजह से फॉरेन करेंसी हमारे कंट्री में आई और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज हुआ। इंडिया बिकेम एज एन इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर, इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर धीरे धीरे अब हमारी इंडिया किस पे आ गई है, प्रोग्रेस पे आ गई है। आज हमारे इंडिया को बहुत अच्छे लेवल पे देखा जाता है या अच्छी तरह माना जाता है, इसीलिए तो दूसरे कंट्रीज़ हमारे देश में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। दूसरे कंट्रीज़ हमारे कंट्री में प्रपोजल ग्लोबलाइजेशन करना चाह रही है। क्यों करना चाह रही है? क्योंकि हम एक पावरफुल नेशन की तरह अब जाने जाते हैं। नेक्स्ट, नेगेटिव इफेक्ट क्या है एलपीजी के, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव इफेक्ट क्या है? पहला, निग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन आने के बाद क्या चला गया? एग्रीकल्चर, जो हमारा देश किस बिजनेस के लिए जाना जाता था, एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता था, धीरे धीरे वहाँ से लोग हटकर इंडस्ट्रियलाइजेशन में आ गए। इंडस्ट्रियलाइजेशन और दूसरा सर्विस सेक्टर में आ गए। तो हम किसकी ग्रोथ के बारे में बिल्कुल भूल गए थे या ध्यान नहीं दे रहे थे? कौन से सेक्टर पे? एग्रीकल्चर सेक्टर पे। अर्बन कॉन्सेंट्रेशन, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज या फॉरेन इन्वेस्टमेंट लग रहा है या जो भी इंडस्ट्रीज लगाने वाला है उन्हें फ्री कर दिया ना, आप कहीं पे भी बिजनेस कर सकते हो। तो सारे के सारे बिजनेस कहाँ होने लगे? ऐसे स्टेट्स में होने लगे जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है या ऑलरेडी डेवलप्ड स्टेट्स हैं। ऐसे स्टेट्स में नहीं हो रहे हैं जो पिछड़े हुए स्टेट्स थे। तो सारा ध्यान या सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ पर जा रहा था? अर्बन एरियाज़ में, गांव में, रूरल एरिया में किसी भी तरह का डेवलपमेंट दिख नहीं रहा था। दैट इज कॉल्ड व्हाट? अर्बन कॉन्सेंट्रेशन। स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म, स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म, बहुत ज़्यादा कंज्यूमर को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा था। जैसा कंज्यूमर चाह रहा है वैसा उसे प्रोडक्ट हम दे रहे हैं, तो प्रोड्यूसर को शायद उसमें लॉस भी तो हो सकता था। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कुछ प्रोडक्ट्स हमारे लिए ख़राब हो पर हम उस चीज़ को डिमांड करे जा रहे हैं, कंज्यूमर प्रोड्यूसर उसे हमें दिए जा रहा है। तो स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म बढ़ गया।
इकोनॉमिक कॉलोनिज्म का मतलब है कि मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे देश को डोमिनेट करना शुरू कर रही थी। हमारे इंडियन मार्केटर्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, उनके सामने क्या पड़ रहे थे, फीके पड़ रहे हैं। उस प्रोसेस को बोला जा रहा है कि हम क्या हो रहे हैं, उनसे डोमिनेट हो रहे हैं। फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हम दोबारा क्या बन जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे। जिस तरह से हम रहे हैं ब्रिटिश लोगों के अंडर गुलाम बनकर कितने सालों तक, 200 सालों तक, वही प्रोसेस वापस ना आ जाए, वो नेगेटिविटी इकोनॉमिक कॉलोनिज्म को बताती है। कल्चरल इरोजन, हमारी संस्कृति धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है इस पॉलिसी की वजह से। बहुत जो पहले हमारा कल्चर था, ईमानदारी से काम करना, अच्छे से काम करना, हमारे बड़ों को रिस्पेक्ट देना, हम जिस कल्चर में रहते थे, हम जिस तरह पहनावा पहनते थे, वो टोटली हमारा बदल गया। हम ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टर्न प्रोडक्ट्स को ले जा रहे हैं। तो वेस्टर्न प्रोडक्ट्स लिए जा रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को अपनाए जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम हमारी संस्कृति को भूल रहे हैं। इसीलिए ये पॉइंट आया कि नेगेटिव इफेक्ट क्या है, कल्चरल इरोजन। लूप साइडेड ग्रोथ, हमारी जीडीपी तो बढ़ी है, लूप साइडेड ग्रोथ मतलब दिख रहा है एक तरफ बढ़ता हुआ, पर कहीं ना कहीं कुछ कमी है। क्या कमी है, लूप साइडेड ग्रोथ, ये सारे पॉइंट बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ कमी है। तो लूप साइडेड ग्रोथ यानी अगर देखा जाए तो सारे सेक्टर्स में इंक्रीमेंट आया था, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में भी प्रॉफिट हुआ, इंडस्ट्रीज में भी प्रॉफिट हुआ, सर्विस सेक्टर में भी प्रॉफिट हुआ। बट जिस चीज़ के लिए हम जाने जाते हैं एज अ एग्रीकल्चरल स्टेट या एज अ एग्रीकल्चरल कंट्री, वो हमारा छूटता जा रहा था। और सबसे हाई जो इनकम सोर्स बन रहा है वो किससे बन रहा है, सर्विस सेक्टर्स के वजह से बन रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ कमी है, सारे सेक्टर में प्रॉपर ग्रोथ होना चाहिए ताकि ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इसलिए ये पॉइंट आया लूप साइडेड ग्रोथ। जीडीपी बढ़ रही है बट किसके वजह से, पर्टिकुलरली एक सेक्टर, सर्विस सेक्टर्स की वजह से, जबकि इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चर में इतना ग्रोथ जितना चाहिए था, जो टारगेट था, उतना ग्रोथ नहीं आ रहा था। सो दिस इज अ चैप्टर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसमें आपको डिटेल में पढ़ना है। क्या, वापस हम रिकॉल कर लेते हैं, प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट ने अपनी सारी कंपनीज किसको देना, सेल आउट करना शुरू कर दिया, पब्लिक को। तो क्या किया गवर्नमेंट ने, बिजनेसेस को क्या कर दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया। लिबरलाइजेशन में गवर्नमेंट ने जिस तरह से पहले सिस्टम बना हुआ था कि आपको सब चीज़ों के लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, अब लाइसेंस कम कर दिया था कुछ बिजनेसेस को छोड़कर जो आज भी गवर्नमेंट के पास है, जैसे कि वेपन के बिजनेस, आर्म्स एंड एम्यूनिशन के बिजनेस, डिफेंस का ये जो प्रोसेस है, ये आज भी, ये सारे जो बिजनेसेस है आज भी गवर्नमेंट के पास है। इसके अलावा सारे बिजनेसेस क्या हो चुके हैं, लिबरलाइज हो गए हैं, यानी लाइसेंस खत्म हो गया, हमें लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट इज व्हाट, liberalization is freedom, privatization converting all public sectors into private businesses. Then last is what, globalization is very important. ग्लोबलाइजेशन का मतलब है हमारा जिस तरह से एक स्टेट के दूसरे स्टेट के साथ बिजनेस रिलेशन होता है, उसी तरह हमारा एक कंट्री, इंडियन कंट्री को दूसरी कंट्रीज के साथ, वर्ल्ड की कंट्रीज के साथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो गया। यानी हम बिजनेस कर रहे हैं सेम, किस तरह से, दो स्टेट्स की तरह से, जहाँ पर कोई टैरिफ नहीं है, कोई पॉलिसीज, टैक्सेशन पॉलिसी नहीं है, ड्यूटीज रिड्यूस कर दी गई है। इसको क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। और ये ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन के पॉजिटिव प्लस नेगेटिव इफेक्ट।